नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। आसाम में आप सभी का स्वागत है। अगर आप आसाम घूमने का विचार कर रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि आप अपनी जर्नी, अपना टूर स्वयं प्लान करें और सारे अरेंजमेंट स्वयं ही करें। इसके लिए आपको इन इलाकों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और दूसरा ऑप्शन जो कि आपके लिए बहुत ही किफ़ायती और आरामदायक हो सकता है, वो है टूर पैकेज लेने का, जिसमें कि आपको कोई भी अरेंजमेंट स्वयं नहीं करना होता। सारे अरेंजमेंट ट्रैवल कंपनी, ट्रैवल एजेंसी आपके लिए करके देती हैं, जिससे कि बिल्कुल फ्री माइंड होकर आप अपने हॉलीडेज़ को एंजॉय कर सकते हैं। और इन्हीं बेनिफिट्स को देखते हुए हमने भी आसाम घूमने के लिए एक कंप्लीट टूर पैकेज बुक किया है वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, जिसमें कि हमें सारी सुविधाएं इंक्लूडेड मिली हैं। अब ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं आसाम। हमारा ये आसाम टूर 4 नाइट्स 5 डेज़ का होने वाला है और इस टूर को हम कर रहे हैं नवंबर के महीने में। आज हमारे आसाम ट्रिप का पहला दिन है और हम पहुंच चुके हैं गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। हमने डायरेक्ट फ़्लाइट ली थी न्यू दिल्ली से, जिसे गुवाहाटी पहुंचने में लगभग 2.5 घंटे का समय लगा है। गुवाहाटी पहुंचना बहुत आसान है। यहाँ पर आप बाय फ़्लाइट या बाय ट्रेन बहुत इजीली पहुंच सकते हैं, क्योंकि गुवाहाटी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और साथ ही रेलवे स्टेशन है, जिसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। और अब गुवाहाटी पहुंचते ही हमें लेने आ चुकी है गाड़ी, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है, और अब इसी से हम सभी स्थानों को घूमेंगे। अब बात करें कि गुवाहाटी में आप कहां पर रुक सकते हैं, तो यहाँ गुवाहाटी रेलवे स्टेशन और गुवाहाटी एयरपोर्ट के पास में कई सारे होटल्स हैं। जैसे कि अभी हम गुवाहाटी रेलवे स्टेशन वाले एरिया में ही हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक होटल बना हुआ है। यहाँ जितनी भी बिल्डिंग बनी हुई हैं, ये सभी होटल्स हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अवेलेबल होती हैं। अगर आप यहाँ पर लॉज बुक करना चाहते हैं, लग्ज़री होटल बुक करना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। जैसे कि अगर आपको एक अच्छी कैटेगरी का हाई क्लास होटल चाहिए, तो वो ये वाला है। मतलब आपके बजट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको गुवाहाटी में कहाँ पर रुकना है। गुवाहाटी में जिस होटल में हम रुकने वाले हैं, इस होटल का नाम है होटल निर्वाण, जो कि एक काफ़ी लग्जीरियस होटल है। इस होटल की एक और ख़ास बात यह है कि ये गुवाहाटी के मेन एरिया में पड़ता है। यहाँ से गुवाहाटी रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस केवल आधा किलोमीटर का है। और इस होटल के जिस रूम में हम रुकने वाले हैं, उसका टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये है हमारा होटल रूम, जिसे आप देख पाएंगे। ये रूम काफ़ी रॉयल है। इसमें साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। साथ ही ज़रूरत की वो सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड की गई हैं, जो कि हमारे स्टे को कंफर्टेबल बनाती हैं। अभी जिस रूम में हम रुकने वाले हैं, ये तो हमारे टूर पैकेज में शामिल है, लेकिन एक जनरल टैरिफ की जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर आकर रुकते हैं, तो आपका एक दिन का, एक नाइट का कॉस्ट लगेगा लगभग 4,500 रुपये का। गुवाहाटी घूमने के लिए हम चल रहे हैं अपनी प्राइवेट कैब के थ्रू, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। लेकिन कुछ और ऑप्शंस की जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि गुवाहाटी घूमने के लिए आप सिटी बस की सहायता ले सकते हैं, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा की सहायता ले सकते हैं, या फिर ओला, उबर जैसी टैक्सीज़ को बुक कर सकते हैं। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर अब हम आ चुके हैं माँ कामाख्या देवी के दर्शन के लिए, जो कि माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये मंदिर आसाम के सबसे लोकप्रिय और सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है।
माँ कामाख्या देवी का ये मंदिर नीलांचल पर्वत पर स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर है। यहाँ माँ सती की योनि गिरी थी, यानी कि गर्भ का एक भाग गिरा था। माँ कामाख्या देवी का मंदिर श्रद्धालुओं के बीच बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। कामाख्या देवी का ये मंदिर स्त्री शक्ति और सृजन शक्ति का प्रतीक है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मंदिर के अंदर कोई भी प्रतिमा नहीं है। यहाँ पर एक योनि कुंड है, गर्भगृह है, जहाँ से निरंतर जल निकलता रहता है और उस योनि कुंड को लाल कपड़े से ढका जाता है, जिसके दर्शन करने के लिए हम मंदिर में आते हैं। ये मंदिर तंत्र मंत्र और तांत्रिक साधना के लिए जाना जाता है। यहाँ पूजा करने से संतान प्राप्ति, विवाह और कई सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मंदिर में इच्छा प्राप्ति के लिए कई सारे यज्ञ हवन किए जाते हैं और माता को बकरे भी चढ़ाए जाते हैं। कामाख्या देवी मंदिर की पौराणिक कथा मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि जब भगवान शिव माँ सती की मृत देह को लेकर पूरे संसार में तांडव कर रहे थे तो संसार का संतुलन बिगड़ गया था। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने संसार का संतुलन बनाने के लिए माँ सती की मृत देह के 51 भाग कर दिए। उसमें से एक भाग यहाँ आकर गिरा था। कामाख्या देवी मंदिर में माँ सती की योनि गिरी थी, यानी कि जो 51 भाग हुए थे माँ सती के शरीर के, उनमें से एक भाग जो योनि थी वो कामाख्या देवी मंदिर में गिरी थी। इसी वजह से मंदिर में आज भी गर्भगृह में योनि कुंड की पूजा की जाती है। कामाख्या देवी मंदिर में अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर दो तरह के ऑप्शंस हैं आपके पास। एक तो आप जनरल लाइन में लग के दर्शन कर सकते हैं और एक स्पेशल दर्शन आप कर सकते हैं। अगर आप जनरल लाइन में दर्शन करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। कई लोग तो रात की 2 बजे या 3 बजे से ही लाइन लगा लेते हैं और उनको सुबह 6-7 बजे 8 बजे तक दर्शन होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आप सुबह लाइन लगाएंगे, मान लो सुबह 6 बजे आ गए, तो शाम की 6 बजे तक आपको नंबर आता है। यहाँ पर कई सारे श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम है, अगर आप लाइन में लग सकते हैं तो आप जनरल लाइन में जाइए। अदरवाइज़ आप यहाँ पर स्पेशल दर्शन का टिकट ले सकते हैं, जो कि यहाँ के टिकट काउंटर से मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे स्पेशल दर्शन का टिकट काउंटर ये वाला है, जहाँ से 501 रुपये का आप टिकट ले सकते हैं स्पेशल दर्शन का। 3 बजे लाइन लगाए, सवेरे 7:30 बजे बाहर निकले। मतलब अगर जनरल लाइन में आएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। बहुत टाइम लगेगा। अगर आप वीआईपी टिकट लोगे तो आपका हो जाएगा 2 घंटे 2-2.5 घंटे, और नहीं तो आपका लगेगा 8-9 घंटे। 2 घंटा आपने वीआईपी में लिया था? नहीं, 500 रुपीज़ टिकट लिया। 500 से मतलब वीआईपी टिकट लिया था। तो 2 घंटे में दर्शन हो गया। अभी हमारे साथ एक मैम है जो कि मंदिर में दर्शन करके आए हैं। अभी मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो कब लाइन में लगे थे और कब वो वापस आए दर्शन करके। मैम थोड़ा सा टाइमिंग बताइए, आप कब गए थे और कब दर्शन करके आए? एक्चुअली मॉर्निंग में एटलीस्ट अगर हम लोग 501 रुपये वाला टिकट वाला लेते हैं, वीआईपी टिकट जिसे बोलते हैं, तब भी मिनिमम 3 आवर्स लगते हैं। 3 घंटे से 4 घंटे के बीच लगता ही है। और आप जनरल टिकट में जाते हैं तो वो तो 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। जी आप कैसे गए थे? मैंने वीआईपी टिकट लिया था 501 का, 501 रुपये का। कितने घंटे में हुआ? अब 3 घंटे लगे मुझे। 3 घंटे सवेरे वाले? यस सर। टिकट लेने के बाद हम लोग को एक हॉल में बिठाला जाता है वेटिंग के लिए, सामने जो है। उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट के अकॉर्डिंग फिर उसको 20-30 ऐसे करके मूव कराए जाते हैं। यहाँ सब। थैंक यू। कामाख्या देवी मंदिर में अगर आप वीआईपी टिकट लेके दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी लंबी लाइन लगती है टिकट लेने के लिए मात्र। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पीछे आपको कई सारे श्रद्धालु नजर आएंगे जो कि वीआईपी टिकट लेने के लिए यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। वीआईपी टिकट सुबह भी मिलता है, सुबह 7 बजे करीब मिलता है, लेकिन उसके लिए लाइन लोग रात को 2 या 3 बजे से ही लगा लेते हैं, क्योंकि सिर्फ 200 टिकट ही यहाँ पर दिए जाते हैं। और जो आफ्टरनून वाला स्लॉट होता है उसमें 150 टिकट दिए जाते हैं, जिसकी अभी ये लाइन लगी हुई है। ये काउंटर खुलता है 1 बजे के करीब, जिसमें सिर्फ 150 को टिकट दिया जाएगा, बाकी सब लोगों को टिकट नहीं दिया जाता। अगर वो चाहें तो जनरल लाइन में लग सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर कई सारे श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है।
कामाख्या देवी मंदिर के टाइमिंग को मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। मंदिर सुबह 6 बजे ओपन हो जाता है और दोपहर 1 बजे तक ओपन रहता है। इसके बाद 3 बजे से वापस से पट खुलते हैं और मंदिर शाम को सनसेट तक ओपन रहता है। जब तक कि सूर्यास्त हो जाता है तब तक के लिए ओपन रहता है। लेकिन जो श्रद्धालु लाइन में लगे रहते हैं उन्हें दर्शन पूरे मिलते हैं, लेकिन जो दरवाजे हैं मंदिर के वो बंद कर दिए जाते हैं ताकि दूसरे श्रद्धालु सनसेट के बाद ना आ सकें। पर जितने लोग लाइन में लगे हैं सभी को दर्शन कराए जाते हैं और फिर मंदिर के पट बंद किए जाते हैं। कामाख्या देवी मंदिर में 2 त्यौहार ऐसे हैं जिन्हें बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पहला दुर्गा पूजा नवरात्रि का समय, जिसे यहाँ पर बहुत ही अच्छे पर्व के रूप में मनाया जाता है। उस दौरान आपको यहाँ कई सारे श्रद्धालु नजर आएंगे। और दूसरा त्यौहार होता है आबूवासी मेला। इस उत्सव में माता का वार्षिक मासिक धर्म मनाया जाता है, यानी कि मेंसुरेशन साइकिल को सेलिब्रेट किया जाता है। ये उत्सव 3 दिन का होता है, जिस दौरान मंदिर बंद होता है श्रद्धालुओं के लिए। चौथे दिन पट खोले जाते हैं श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए। इस उत्सव के महीने के बारे में बात करें तो ये जून के महीने में मनाया जाता है। कामाख्या देवी मंदिर में अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग आ रहे हैं तो उनके लिए फ्री व्हीलचेयर सर्विस भी यहाँ पर अवेलेबल है। कामाख्या देवी मंदिर परिसर में ही आप निःशुल्क भोजन प्रसादी भी ग्रहण कर सकते हैं। इसका टाइमिंग है 12 से 4 बजे तक का, यानी कि दोपहर 12 से 4 बजे तक यहाँ पर निःशुल्क कूपन बांटे जाते हैं और यहाँ अंदर जाकर आप निःशुल्क भोजन ग्रहण कर सकते हैं। भोजन काफ़ी अच्छा है और सादगी से भरा हुआ है। कामाख्या देवी मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अब हम आ चुके हैं माँ भुवनेश्वरी के दर्शन के लिए। ये मंदिर भी एक प्राचीन मंदिर है जहाँ पर दर्शन के लिए आप आ सकते हैं। अब भुवनेश्वरी टेम्पल के पास में हम पहुंच चुके हैं। ये मंदिर लगभग 7वीं या 9वीं शताब्दी का है और बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर माँ आदि पराशक्ति यानी कि माँ दुर्गा का एक रूप है जिनके यहाँ पर हम दर्शन करते हैं। भुवनेश्वरी मंदिर नीलांचल पर्वत पर ही स्थित है। कामाख्या देवी मंदिर से अगर हम थोड़ा ऊपर की ओर आते हैं तो आता है भुवनेश्वरी मंदिर। भुवनेश्वरी मंदिर में दर्शन करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी कम होती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट बना हुआ है जिससे आपको नज़ारा मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ से गुवाहाटी का और ब्रह्मपुत्र नदी का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखा जा सकता है और बीच में एक ब्रिज है, उसका नज़ारा तो बहुत ही सुंदर लगता है। एक साइड आप देखेंगे तो गुवाहाटी की जो पूरी की पूरी बसावट है वो यहाँ से नज़र आती है। इस पॉइंट पर आकर आप व्यू तो देख ही सकते हैं, साथ ही बहुत अच्छे पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। अब गुवाहाटी के प्रसिद्ध उमंदा आइलैंड के लिए हम चल रहे हैं, जिसे पिकॉक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस आइलैंड तक पहुंचने के लिए हमें बोट की सहायता लेनी होती है। बोट का टिकट चार्ज लगता है 200 रुपीज़ पर पर्सन का और बोट 6 स्लॉट्स में चलती है। ये 6 टाइम स्लॉट्स हैं जिनके अंदर आप आइलैंड में जा सकते हैं। जो लास्ट बोट जाती है वो 4:10 पर जाती है और जो चार्जेस हैं वो 200 रुपीज़ पर पर्सन के होते हैं। तो अभी हमने टिकट ले लिया है और चल रहे हैं उमंदा आइलैंड के लिए। अब बोट के अंदर हम आ चुके हैं। बोट के अंदर 200 पर्सन्स बैठने की कैपेसिटी होती है। ये एक तरह की डबल डेकर बोट है। नीचे का साइड जो है वो कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें कि सिटिंग एरिया भी है, टॉयलेट वॉशरूम की फैसिलिटी भी यहाँ पर दी जाती है। कुल मिलाकर 200 लोग एक बार में आइलैंड तक ले जाए जा सकते हैं एक बोट द्वारा। उमंदा आइलैंड का डिस्टेंस गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 1.7 किलोमीटर्स का है और बोट से उमंदा आइलैंड तक पहुंचने में हमें लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगता है। अभी फ़िलहाल हम हैं बोट के 2nd फ्लोर पर, जहां से आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का नज़ारा नज़र आएगा। ऊपर अगर आप आते हैं तो काफ़ी अच्छी हवा चलती है यहाँ पर और यहाँ से आप व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे एंजॉय कर सकते हैं।
अब उमंदा आइलैंड पर हम पहुंच चुके हैं, जो कि दुनिया का सबसे छोटा रिवर आइलैंड है जहां पर लोग रहते हैं। ये आइलैंड ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बना हुआ है। जैसा कि उमानंद आइलैंड को एक इनहेबिटेड आइलैंड कहा जाता है जहां पर लोग रहते हैं, यहाँ पर आप जब आएंगे तो आप एक्चुअल में देखेंगे कि लोगों के यहाँ घर भी बने हुए हैं जहाँ पर वो रहते हैं। उमानंद आइलैंड में एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसे उमानंद मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर अब हम दर्शन करने चलेंगे। अब उमानंद मंदिर के पास में हम पहुंच चुके हैं। इस स्थान के बारे में एक पौराणिक कथा भी है कि यही वो स्थान है जहां पर भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था। मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ कुछ और भी मंदिर बने हुए हैं जहाँ पर भी आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। पिकॉक आइलैंड पर आपको कुछ खाने पीने की दुकानें भी नज़र आएंगी। अगर आप चाहें तो यहाँ से कुछ चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। उमंदा आइलैंड को घूमने के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ से हमें 5 बजे वापस रिटर्न होना होता है और रिटर्न होने के लिए कई सारी बोट्स चलती हैं जो कि आती जाती रहती हैं। हम किसी में भी सवारी कर सकते हैं। वैसे कॉमनली बात करूँ तो इस आइलैंड को घूमने में आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा। यहाँ पर मेनली शिव टेम्पल है जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। आज हमारे आसाम टूर का दूसरा दिन है। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है जिसमें कई सारी वैरायटी के फूड आइटम्स शामिल हैं। ये ब्रेकफास्ट हमारे टूर पैकेज में शामिल है और अब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चल रहे हैं गुवाहाटी से काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए, जिसका डिस्टेंस गुवाहाटी से लगभग 217 किलोमीटर्स का है। ये हाईवे बहुत अच्छा है, एकदम स्मूथ है, रोड की कंडीशन बहुत सही है, जिससे कि हम काजीरंगा तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। गुवाहाटी से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर अब हम आए हैं महामृत्युंजय मंदिर में दर्शन के लिए, जो कि नागांव नामक एक गांव में पड़ता है। और ये स्थान अपने विशालकाय शिवलिंग के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो शिवलिंग अभी आप देख रहे हैं इसकी ऊंचाई है लगभग 126 फीट्स की। मंदिर के टाइमिंग के बारे में बात करें तो ये मंदिर सुबह 7 बजे से रात को 8 बजे तक ओपन रहता है। मंदिर के चारों ओर कुछ पॉन्ड्स भी बने हुए हैं जिसमें कई सारे कछुए देखे जा सकते हैं। अब शिवलिंग के पास में हम पहुंच चुके हैं। एक्चुअल में ये जो विशालकाय शिवलिंग बना हुआ है इसके अंदर मंदिर है। अब मंदिर के अंदर हम आ चुके हैं। मंदिर बहुत ही सुंदरता से बनाया गया है। इस स्थान पर आकर आप भगवान शिव के शिवलिंग के साथ काफ़ी अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। इस स्थान को विज़िट करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप आधा से 1 घंटा यहाँ पर व्यतीत कर सकते हैं। आसाम जो कि अपने टी गार्डन्स के लिए जाना जाता है, यहाँ पर कई सारे चाय के बागान हैं जहाँ पर चाय के पौधे उगाए जाते हैं। ये वही पौधे हैं जिनकी पत्तियों को काट करके सुखाया जाता है और चाय पत्ती का पाउडर बनाया जाता है।
अभी मैं आपको चाय पत्ती का पौधा थोड़ा पास से दिखाना चाहूँगा कि इसका लीफ स्ट्रक्चर कैसा होता है। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस प्रकार की पत्ती होती है चाय की। इस पत्ती को तोड़ा जाता है, इसे हार्वेस्ट किया जाता है और फैक्ट्री में ले जाकर इसे ग्राइंड करते हैं, प्रोसेस करते हैं और फिर बनता है चाय पत्ती का पाउडर। अभी हम जिस टी प्लांटेशन में हैं, आप यहाँ पर देखेंगे तो इस साइड में दूर दूर तक आप देखेंगे तो सिर्फ चाय के पौधे आपको नज़र आएंगे और इस साइड में भी आप देखेंगे तो आपको सिर्फ चाय के पौधे नज़र आएंगे। और ये जो बेलें आपको नज़र आ रही हैं पेड़ों के ऊपर, ये कुछ और नहीं, ये है काली मिर्च की बेल। काली मिर्च ये वही काली मिर्च है जो कि हम इंडियन स्पाइसेस यानी कि गरम मसाले में यूज़ करते हैं। इसकी एक बेल होती है जो कि पेड़ पर चढ़ते हुए ऊपर की ओर जाती है और काली मिर्च कुछ इस प्रकार से उगती है, जिसे आप देखेंगे तो ये जब कच्ची होती है तो ये ग्रीन कलर की नज़र आती है, लेकिन ये जब पक जाती है, जब इसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो ये ब्लैक कलर की नज़र आती है। चाय पत्ती को कलेक्ट करने के लिए कुछ इस तरह की बास्केट यूज़ की जाती है जिसमें कि चाय पत्ती की पत्तियों को कलेक्ट किया जाता है और फिर प्रोसेस करने के लिए उन्हें फैक्ट्री में भेजा जाता है। आसाम के टी गार्डन्स में आकर आप चाय के पौधों को तो नज़दीक से देख ही सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ काफ़ी अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। अगर चाहें तो कुछ रील्स भी बना सकते हैं क्योंकि ये जगह बहुत सुंदर लगती है। दूर दूर तक सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आती है। अभी जिस टी गार्डन को हम विज़िट कर रहे हैं ये आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क के पास में स्थित हैं। यहाँ पर ऐसे कई सारे टी प्लांटेशंस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क जाने वाले रास्ते पर दोनों साइड जंगल आता है और इस जंगल में कई सारे वाइल्ड एनिमल्स देखे जा सकते हैं, जिनमें से सबसे खास है वन हॉर्न राइनो, जिसके लिए काजीरंगा जाना जाता है। फाइनली अब काजीरंगा नेशनल पार्क के पास में हम पहुंच चुके हैं। गुवाहाटी से काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचने में हमें लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगा। हाईवे रूट काफ़ी अच्छा है, यहां तक बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। अब बात करें काजीरंगा में आप कहां पर रुक सकते हैं, तो यहां पर कई सारे होटल्स, रिसॉर्ट्स, गेस्ट हाउसेस और होम स्टेज बने हुए हैं जहां पर आप रुक सकते हैं, लेकिन प्राइस रेंज सबके अलग अलग हैं। अगर आप रिसॉर्ट में रुकना चाहते हैं तो कम से कम 4,000 रुपये पर डे से स्टार्टिंग होती है। 4,000, 5,000 या 10,000 तक भी आपको एक दिन का किराया देना पड़ सकता है। अगर आप लो बजट में रुकना चाहते हैं तो आप होटल्स को चूज़ कर सकते हैं, गेस्ट हाउसेस को चूज़ कर सकते हैं या फिर लॉज में रुक सकते हैं। लेकिन काजीरंगा में जो स्टे ऑप्शंस हैं वो थोड़े महंगे हैं। काजीरंगा में जिस रिसॉर्ट में हम रुकने वाले हैं, इस रिसॉर्ट का नाम है इरोई काजीरंगा, जो कि एक काफ़ी लग्जीरियस रिसॉर्ट है। इसका इंटीरियर भी आप देखेंगे तो पूरी तरह ग्रीनरी से भरा हुआ है। एक अलग ही डिज़ाइन में इसे तैयार किया गया है जिसमें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और इस रिसॉर्ट के जिस रूम में हम रुकने वाले हैं उसका टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये है हमारा होटल रूम, जिसे आप देख पाएंगे ये काफ़ी लग्जीरियस है, नीट एंड क्लीन है और इसमें ज़रूरत की वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं जो कि हमारे स्टे को कंफर्टेबल बनाती हैं। हमारे इस रूम का वॉशरूम एरिया भी काफ़ी अच्छा है। इसमें एक बाथटब की फैसिलिटी भी दी गई है। इस रिसॉर्ट के रूम का मैं एक नॉर्मल रेंट आपको बताना चाहूँगा, जो कि अभी हमने रिसेप्शन पे पूछा है। यहाँ पर लगभग 7,500 रुपये एक नाइट का चार्ज लगता है विद ब्रेकफास्ट। अभी ये रूम तो हमारे टूर पैकेज में शामिल था, हमें तो यहाँ चार्ज पे नहीं करना पड़ा। अब बात करें कि काजीरंगा नेशनल पार्क में आपको अच्छा फूड कहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कई सारे ढाबे हैं जहाँ पर आप फूड ट्राई कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर नॉनवेज फूड ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर वेज और नॉनवेज दोनों के ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन अगर आप हमारी तरह प्योर वेज हैं तो आप आ सकते हैं एरावत रेस्टोरेंट में, जो कि प्योर वेज है और यहाँ का खाना भी काफ़ी डिलीशियस है।
हमने यहाँ पर खाकर ट्राई किया है, काफ़ी टेस्टी खाना है। आप कुछ भी चीज़ मंगाइए, काफ़ी अच्छा स्वाद है। तो प्योर वेजिटेरियंस के लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। काजीरंगा नेशनल पार्क में सफारी के लिए आपको सबसे पहले टिकट बुक करना होता है। टिकट आप ऑनलाइन गवर्नमेंट की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, जो कि है kazirangasafari.in, या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ ऑफिस में आकर ऑफलाइन टिकट भी ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के मेन ऑफिस में, जो कि कोहरा में स्थित है। यहाँ पर एक विंडो बनी हुई है जहाँ से आप ऑफलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं। सफारी परमिट बुक करने के बाद आपको आना होता है काजीरंगा नेशनल पार्क के मेन ऑफिस में, जहां पर आपको अपना परमिट वेरीफाई कराना होता है और वेरिफिकेशन के बाद यहीं से आपकी जिप्सी अलॉट की जाती है। यहां पर आपको अपना जिप्सी का शुल्क पे करना होता है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह की रिसिप्ट दी जाती है। काजीरंगा नेशनल पार्क में आप दो तरह से सफारी कर सकते हैं, या तो आप एलिफेंट सफारी कर सकते हैं या फिर आप जिप्सी सफारी कर सकते हैं। आज हम जिप्सी सफारी करने जा रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के वेस्टर्न जोन में। अब परमिट वेरीफाई कराने के बाद और जिप्सी का पेमेंट करने के बाद अब हमारी जिप्सी अलॉट हो चुकी है और हमारे साथ आ चुके हैं हमारे गाइड सर, जिनका नाम है सुभाष जी, जो कि हमें लेकर जाएंगे वेस्टर्न जोन में सफारी के लिए। अभी वेस्टर्न जोन में हम प्रवेश ही कर रहे हैं कि हमें कई सारे एलिफेंट्स नज़र आ रहे हैं। ये वही एलिफेंट्स हैं जो कि एलिफेंट सफारी कराते हैं। एलिफेंट सफारी का टाइम अभी क्लोज़ हो चुका है, तो सभी एलिफेंट्स वापस लौटते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो एलिफेंट्स की बहुत बड़ी मात्रा आपको नज़र आएगी। काफ़ी सारे एलिफेंट्स हैं जो कि यहाँ से नज़र आ रहे हैं। जब आप वेस्टर्न जोन में आएंगे तो एलिफेंट सफारी करते हुए कई सारे लोग भी आपको दिख सकते हैं और एलिफेंट की संख्या तो काफ़ी सारी नज़र आएगी। हमारे काजीरंगा में मतलब बिग 5 एनिमल्स पकड़ लीजिए, आपका टाइगर है, एलिफेंट है, बफेलो है, स्टम्प स्वार्म डियर और राइनो। ये बिग 5 हमारे काजीरंगा का जो मेन मतलब एनिमल्स है। अब जंगल के इस पॉइंट से हम एक राइनो को बहुत करीब से देख सकते हैं। ये है वन हॉर्न राइनो, जिसके लिए काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है। ये जो गेंडे होते हैं, इनके सींग बने होते हैं केराटिन के। ये वही सब्सटेंस है जिससे कि हमारे नाखून और बाल बने होते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में कुल मिलाकर 4 जोन हैं और चारों जोनों में सफारी के चार्जेस थोड़े अलग अलग होते हैं। ऐसा इस वजह से है क्योंकि जोन्स अलग अलग डिस्टेंस पर हैं, थोड़े दूरी पर हैं। अभी हम जिस जोन में सफारी कर रहे हैं ये वेस्टर्न जोन है और वेस्टर्न जोन में हमारा सफारी का चार्ज लगा है 2300 रुपये, यानी कि 2300 रुपीज़ फॉर द जिप्सी एंड द गाइड, और हमारा 638 रुपीज़ लगा है परमिट का चार्ज 2 लोगों का। ये है हॉक डियर, जो कि छोटे साइज़ का हिरन होता है और इसकी संख्या काजीरंगा नेशनल पार्क में काफ़ी ज़्यादा है। अभी काजीरंगा में हमें टाइगर साइटिंग हो रही है। सभी जिप्सीज यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। बहुत रेयर साइटिंग होती है टाइगर की, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत सारी जिप्सीज यहाँ आकर इकट्ठा हो चुकी हैं और ये टाइगर अभी पानी के पॉन्ड की तरफ जा रहा है। यहाँ एक छोटा सा लेक है, उसकी तरफ बढ़ेगा ये। Tiger in the jungle. Wow, what's a beautiful sighting of tiger in the Kaziranga National Park. We are very lucky. We are feeling blessed that we are getting the tiger inside the jungle. इतना बढ़िया वॉक कर रहा है वो। वाओ, पलट गया।
हाँ सर, काजीरंगा नेशनल पार्क टूरिस्ट के लिए सफारी करने के लिए कब से कब तक ओपन रहता है? हमारे काजीरंगा अक्टूबर महीने से मई महीने तक खुला रहता है। हमारा चालू हो जाता है अक्टूबर महीने से। अगर वेदर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वेदर अच्छा रहने से तो मतलब मई तक चलता है, वेदर कंडीशन ख़राब रहने से तो अप्रैल महीने तक बंद हो जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क के सफारी टाइमिंग्स को मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पर 2 स्लॉट्स में सफारी होती है, एक मॉर्निंग सफारी और एक इवनिंग सफारी। अभी फ़िलहाल हम कर रहे हैं मॉर्निंग सफारी को, जो कि सुबह 7:30 बजे शुरू होती है और जो लास्ट एंट्री टाइम होता है वो सुबह 10 बजे का होता है, लेकिन आपको 11:40 तक बाहर निकलना होता है। कुल मिलाकर सिंपल शब्दों में बोलूँ तो आप सफारी के लिए 7:30 बजे से 10 बजे तक जा सकते हैं और 11:40 आखिरी टाइम होता है जब आपको बाहर निकलना होता है। तो एक फ़ायदे की बात यह है कि जितनी जल्दी आप जंगल के अंदर जाएंगे उतना समय आपको मिलेगा जंगल को एक्सप्लोर करने का। अभी हमने 7:30 बजे एंट्री ली थी और अगर हम थोड़ा 11:30 तक रुकते हैं तो हम लगभग 4 घंटे जंगल में बिता सकते हैं। गेंडों को दलदली इलाके काफ़ी पसंद है। अक्सर आपको ये पानी वाले क्षेत्रों के पास में नज़र आएंगे। ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये पानी के पास में रहकर अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इन्हें गर्मी ज़्यादा लगती है, इस वजह से ये पानी में जाते हैं और कई बार अपने आप को मिट्टी में पूरी तरह से लोट-पोट कर लेते हैं, जिससे कि मिट्टी की एक कवर इनकी बॉडी पर चढ़ जाती है, जो कि एक तरह से प्रोटेक्टिव सनस्क्रीन की तरह काम करती है। अभी काजीरंगा में हम बहुत करीब से देख पा रहे हैं राइनो को, और यहाँ पर मदर और बेबी राइनो हैं जिन्हें आप बहुत करीब से देख पाएंगे। ये राइनोज़ हैं, एक ये बड़ा वाला राइनो मदर राइनो है और उसके पास में जो एक छोटा राइनो आपको नज़र आ रहा होगा वो है बेबी राइनो। अभी राइनोज़ को इतना ज़्यादा करीब देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह का क्लोज साइटिंग आपको होती है तो बहुत लकी आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि गेंडे काफ़ी दूरी पर रहते हैं, जो लेक साइड है उससे भी काफ़ी दूरी पर नज़र आते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह की साइटिंग हो रही है तो आप काफ़ी लकी हैं और बहुत अच्छा ये अनुभव आपके लिए हो सकता है। अब इस बेहतरीन साइटिंग के साथ हमारी काजीरंगा सफारी का समापन होता है। हम जंगल से बाहर की ओर जा रहे हैं। हमारे इस टूर पैकेज में एक सफारी इंक्लूडेड थी, लेकिन अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा सफारीज भी अपने टूर पैकेज में इंक्लूड करवा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि जितनी ज़्यादा सफारीज आप अपने पैकेज में बढ़ाएंगे उतना आपका पैकेज का कॉस्ट और बढ़ेगा। अब हम चल रहे हैं काजीरंगा से वापस गुवाहाटी के लिए, जहां पर हमारा स्टे होने वाला है। अब गुवाहाटी होटल में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पहुंचते पहुंचते हमें रात्रि हो चुकी है और रात्रि के समय आप देखेंगे तो गुवाहाटी का नज़ारा बहुत खूबसूरत लगता है। रात्रि के समय जब लाइट्स जल जाती हैं तो गुवाहाटी की सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आज हमारे आसाम टूर का 4th डे है। हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है और अब हम चल रहे हैं गुवाहाटी को एक्सप्लोर करने। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर अब हम एक प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं, जिसका नाम है नवग्रह मंदिर। ये मंदिर 9 ग्रहों को समर्पित है। मंदिर के अंदर जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो हमें 9 शिवलिंग नज़र आते हैं, जो कि 9 ग्रहों के प्रतीक हैं, जिनकी यहाँ पर पूजा की जाती है। जिन लोगों को ग्रह दोष पाए जाते हैं या फिर उन्हें ग्रह दोष हैं तो वो यहाँ पर आकर पूजा करते हैं और उनकी ग्रह शांति होती है।
नवग्रह मंदिर सुबह 7 बजे ओपन हो जाता है और शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है। इस दौरान आप मंदिर में दर्शन के लिए आ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का विशेष ख्याल रखें, यहाँ पर मंकीज़ यानी कि बंदर काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उनसे आप थोड़ी सावधानी बरतें। अब गुवाहाटी के एक प्रसिद्ध मंदिर परिसर में हम पहुंचे हैं, जिसका डिस्टेंस गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर्स का है। यहाँ पर 2 मंदिर हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं लोगों के बीच में। एक तो है जनार्दन मंदिर, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर है। यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु की काले रंग की प्रतिमा विराजमान है, जिनके हम यहाँ दर्शन करने आते हैं। जनार्दन मंदिर के ठीक पास में ही श्री शुक्रेश्वर मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर भी आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आ सकते हैं। अब मंदिर के गर्भगृह के पास में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ भगवान शिव का एक विशालकाय शिवलिंग विराजमान है, जिनके हम यहाँ दर्शन करने आते हैं। ये शिवलिंग आसाम के सबसे बड़े शिवलिंग में से एक है। जैसे आप देखेंगे तो इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है और कई सारे श्रद्धालु यहाँ पर भगवान को जल चढ़ाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं और अलग अलग तरह से भगवान की पूजा करते हैं। वाकई में यहाँ आकर काफ़ी अच्छा अनुभव होता है और हम यहाँ आकर भगवान के अच्छे से दर्शन कर पाते हैं। शुक्रेश्वर और जनार्दन मंदिर पिकॉक आइलैंड जाने वाले बोट स्टैंड के पास में ही पड़ते हैं, तो जब आप पिकॉक आइलैंड जा रहे हैं तो उस दौरान आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने के टाइमिंग्स को मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। मंदिर सुबह 5 बजे ओपन हो जाता है और रात्रि 10 बजे तक ओपन रहता है। इस दौरान आप यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं। अब आसाम की राजधानी दिसपुर में हम पहुंच चुके हैं। गुवाहाटी आसाम का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन गुवाहाटी का एक छोटा भाग है दिसपुर, जिसे कैपिटल ऑफ आसाम के नाम से जाना जाता है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि दिसपुर में ही सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। जैसे कि अभी आप हमारे पीछे देखेंगे तो ये है आसाम की लेजिस्लेटिव असेंबली। क्योंकि यहाँ पर सारे ऑफिशियल्स हैं, इस वजह से दिसपुर को मेन कैपिटल कहते हैं, जबकि ये पूरे गुवाहाटी का एक छोटा हिस्सा है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर अब हम एक प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं, जिसका नाम है श्री श्री उग्रतारा मंदिर। ये मंदिर माता तारा देवी को समर्पित है, जिनके यहाँ पर पूजा की जाती है। मंदिर की एक विशेषता है कि मंदिर के अंदर माता की प्रतिमा नहीं है। मंदिर के अंदर एक कुंड है, जिसको माता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा की जाती है। कुंड में सदैव पानी भरा रहता है। माता तारा देवी के उग्र रूप की यहाँ पर पूजा की जाती है, इस वजह से इस मंदिर का नाम उग्रतारा मंदिर है। देवी उग्रतारा मंदिर के टाइमिंग को मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। मंदिर सुबह 7 बजे ओपन होता है और दोपहर 2 बजे तक ओपन रहता है। फिर 2 बजे से 5 बजे तक मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। मंदिर फिर वापस से 5 बजे ओपन होता है और शाम को 7 बजे तक ओपन रहता है। इस दौरान आप मंदिर में दर्शन के लिए आ सकते हैं। गुवाहाटी में मेनली 2 मार्केट्स हैं जो कि टूरिस्ट और लोकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इनमें से एक मार्केट को विज़िट करने अभी हम आए हैं, जिसका नाम है फैंसी बाज़ार। ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर हर तरह की चीज़ें ईज़िली अवेलेबल होती हैं। अगर आप यहाँ से क्लॉथिंग्स ख़रीदना चाहते हैं, कपड़े ख़रीदना चाहते हैं, तो उसकी डिफरेंट तरह की वैरायटी यहाँ पर अवेलेबल होती है। वैसे कपड़ों के अलावा यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं, अलग अलग तरह के आप शूज़ परचेज़ कर सकते हैं, बैग्स परचेज़ कर सकते हैं और भी डिफरेंट वैरायटी की चीज़ें यहाँ पर ईज़िली अवेलेबल होती हैं।
फैंसी बाज़ार में सस्ती और महंगी दोनों तरह की चीज़ें मिलती हैं। अगर आप सस्ती शॉपिंग करना चाहते हैं, थोड़ा कम कॉस्ट वाली चीज़ें लेना चाहते हैं, तो यहाँ जो लोकल दुकानें हैं जो कि रोड के साइड में लगाई जाती हैं, वहाँ से आप चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ब्रांडेड चीज़ें चाहिए तो आप ब्रांड के शॉप पर जा सकते हैं और वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। अब गुवाहाटी के पल्टन बाज़ार में हम आ चुके हैं, जो कि गुवाहाटी का दूसरा सबसे पॉपुलर बाज़ार है। यहाँ पर कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं जिन्हें आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। कुल मिलाकर ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पर ईज़िली अवेलेबल होती हैं। पल्टन बाज़ार एक लोकल मार्केट है, यहाँ पर चीज़ें वाजिब रेट में मिल जाती हैं। पल्टन बाज़ार और फैंसी बाज़ार गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास में ही पड़ते हैं। यहाँ पर आप इजीली आ सकते हैं। अब बात करें गुवाहाटी के खान पान की, तो गुवाहाटी में नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत ज़्यादा चलता है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ पर वेज और नॉन वेज आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन अगर आप हमारी तरह प्योर वेजिटेरियन हैं तो आपको एक ऑप्शन बताना चाहूँगा। एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है सागर रत्ना, जो कि प्योर वेजिटेरियन है, प्योर शाकाहारी है। आप यहाँ पर फूड ट्राई कर सकते हैं। ये वाला रेस्टोरेंट गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के काफ़ी करीब है, जहाँ पर फूड अवेलेबल होता है। लेकिन एक और चीज़ बताना चाहूँगा, गुवाहाटी में अगर वेजिटेरियन फूड आप ट्राई कर रहे हैं प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। नॉर्मल रेट से थोड़ा ज़्यादा ही वो आपको मिलेगा। आज हमारे आसाम टूर का आखिरी दिन है। हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है और अब गुवाहाटी के चिड़ियाघर को हम देखने आए हैं, जिसका नाम है आसाम स्टेट म्यूज़ियम कम बॉटेनिकल गार्डन, जहां पर 40 से भी ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स हैं जिन्हें यहाँ देखा जा सकता है। चिड़ियाघर को देखने का टिकट शुल्क लगता है 33 रुपीज़ पर पर्सन का, लेकिन अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनका टिकट शुल्क लगेगा 11 रुपीज़ पर पर्सन का। चिड़ियाघर को देखने की टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह 8 बजे ओपन हो जाता है और शाम 5:30 बजे तक ओपन रहता है, लेकिन इसकी लास्ट एंट्री रहती है लगभग 4 बजे तक। अभी जिस वाइल्ड एनिमल को हम देख रहे हैं, इसका नाम है ओरंगुटैन। इनका वज़न लगभग 30 से 100 किलो तक होता है, यानी कि 30 to 100 kgs इनका वेट हो सकता है। और इनकी उम्र होती है लगभग 35 to 40 ईयर्स की। ये पत्तियाँ, फल फूल आदि खाते हैं। ये है ब्लैक पैंथर, जिन्हें बघीरा भी कहा जाता है। एक्चुअल में है ये लेपर्ड्स ही, लेकिन इनका म्यूटेशन की वजह से कलर ब्लैक हो गया है। ये है एशियाटिक लाइनस, यानी कि शेरनी। इस चिड़ियाघर को देखने में आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा, लेकिन अगर आप वाइल्ड एनिमल्स को चलते फिरते हुए, मूव करते हुए देखना चाहते हैं तो आप चिड़ियाघर में या तो सवेरे के समय आएँ या फिर शाम के समय में, क्योंकि उस टाइम पर वाइल्ड एनिमल्स का मूवमेंट का टाइम होता है। तो उस टाइम पर आप अच्छे से वाइल्ड एनिमल्स को देख पाएंगे। और एक ज़रूरी चीज़ कि फ्राइडे के दिन, यानी कि शुक्रवार के दिन, इस ज़ू का अवकाश होता है। गुवाहाटी में आप आसाम स्टेट म्यूज़ियम को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि गुवाहाटी का एक प्रसिद्ध म्यूज़ियम है। यहाँ पर आसाम के कल्चर से जुड़ी कई सारी चीज़ें देखने मिलती हैं।
इस म्यूज़ियम को देखने का टिकट शुल्क लगता है 33 रुपीज़ पर पर्सन का। ये म्यूज़ियम सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक ओपन रहता है। लेकिन एक ख़ास बात है कि म्यूज़ियम एवरी मंडे यानी कि हर सोमवार के दिन बंद रहता है और साथ ही महीने के हर सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे के दिन भी इस म्यूज़ियम का अवकाश रहता है। इस म्यूज़ियम में विलेज लाइफ ऑफ आसाम को दर्शाया गया है कि किस प्रकार से आसाम के गाँव में लोग रहते हैं, उनके घर किस तरह के होते हैं, अंदर से अगर उनके घरों को देखें तो वो कैसे नज़र आते हैं, उनका जो कल्चर है उसे यहाँ पर दिखाया गया है। म्यूज़ियम के इस सेक्शन में आसामी सिनेमा को दिखाया गया है कि किस प्रकार से आसामी मूवीज़ बनाई जाती थी, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स उसमें यूज़ किए जाते थे, इसकी जानकारी भी दी गई है। इस म्यूज़ियम को देखने में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा, जिसमें कि आप इस पूरे म्यूज़ियम को आराम से देख सकते हैं। अब गुवाहाटी के प्रसिद्ध साइंस म्यूज़ियम को हम देखने आ चुके हैं, जिसका डिस्टेंस गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से लगभग 10.5 किलोमीटर का है। साइंस म्यूज़ियम को देखने का टिकट शुल्क लगता है 45 रुपीज़ पर पर्सन का। और इसे देखने की टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह 9:30 बजे ओपन हो जाता है और शाम 6 बजे तक ओपन रहता है। ये म्यूज़ियम होली दिवाली को छोड़कर सभी दिन ओपन रहता है। साइंस म्यूज़ियम के अंदर प्रवेश करने पर विज्ञान के कई सारे उपकरण देखने मिलते हैं और साथ ही साइंस से जुड़ी कई सारी जानकारी यहाँ पर डिस्प्ले की गई है। साइंस म्यूज़ियम में अभी हम देख रहे हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी का मॉडल, जिसमें कि दिखाया गया है कि कैसे क्रूड ऑयल को रिफ़ाइन करके पेट्रोलियम, डीजल, कोलतार, केरोसिन, इन सभी को यहाँ रिफ़ाइन किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। अब म्यूज़ियम के काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन में हम आ चुके हैं, जिसमें कोल माइन को रिप्रेजेंट किया गया है कि कोयले की खदान एक्चुअल में अंदर से होती कैसी है। जैसे कि ये मैनेजर रूम है कि कोल माइन को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर रूम होता है, उसी तरह से आगे आएंगे तो किस तरह से कोयले को खोद करके यहाँ इस तरह की जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें डाला जाता है और बाहर निकाला जाता है, कैसे वर्कर्स काम करते हैं माइन के अंदर। ये एक तरह का पूरा सुरंग का मॉडल बनाया गया है, जैसे कि जो अर्थ के नीचे सुरंग खोदी जाती है उसके अंदर से कोयला निकाला जाता है। तो अलग अलग तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं जो कोल माइन के अंदर होती हैं उसे दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर जो कोयला है उसे खोदा जा रहा है, जैसे कि मशीन्स हैं उससे कोयला खोदा जाता है, फिर निकाला जाता है, ट्रॉलीज़ में पैक किया जाता है। वो सारी एक्टिविटीज़ इस मॉडल के रूप में यहाँ पर शो की गई है। साइंस म्यूज़ियम में मेन म्यूज़ियम के अलावा बटरफ्लाई पार्क, मेडिसिनल गार्डन और एक्वेरियम भी है, जिसे भी आप विज़िट कर सकते हैं। अब साइंस म्यूज़ियम के अंदर बने एक्वेरियम के अंदर हम आ चुके हैं। ये ज़्यादा बड़ा एक्वेरियम नहीं है, लेकिन यहाँ पर वैरायटी ऑफ फिशेस देखे जा सकते हैं। जैसे कि ये छोटी मछलियाँ हैं, यहाँ पर थोड़ी बड़ी साइज़ की मछलियाँ हैं, अलग अलग वैरायटी की जो फिशेस हैं यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं। साइंस म्यूज़ियम बहुत अच्छा है, आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। साइंस म्यूज़ियम को देखने में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। अगला स्थान जो आप गुवाहाटी में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है गुवाहाटी का इस्कॉन मंदिर, जो कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का मंदिर है। यहाँ पर आप दर्शन के लिए आ सकते हैं। मंदिर का डिस्टेंस गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से लगभग 2.1 किलोमीटर्स का है। मंदिर के टाइमिंग के बारे में बात करें तो मंदिर सुबह ओपन हो जाता है और दोपहर 12 बजे तक ओपन रहता है। फिर 12 से 4 बजे तक मंदिर के पट बंद रहते हैं और फिर 4 बजे वापस से पट ओपन होते हैं, जो कि मंदिर रात को 8:30 बजे तक ओपन रहता है। तो इस दौरान आप मंदिर में दर्शन के लिए आ सकते हैं।
गुवाहाटी में आप प्लानिटोरियम भी देख सकते हैं, जो कि गुवाहाटी का तारामंडल है। यहाँ पर हर रोज़ 6 शो होते हैं। हर शो का ड्यूरेशन होता है लगभग आधा घंटे का। अगर आप हिंदी शो देखना चाहते हैं तो वो दोपहर 2 बजे होता है। इस प्लानिटोरियम में जो शो होता है उसे देखने का टिकट शुल्क लगता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का, और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका टिकट शुल्क लगेगा मात्र 30 रुपये का। एक शो के अंदर यहाँ पर बैठने की कैपेसिटी है 135 पर्सन्स की। अब बात करें कि आसाम घूमने के लिए बेस्ट सीज़न कौन सा रहेगा, तो आसाम के लिए विंटर्स सबसे अच्छे रहेंगे। हालांकि आप आसाम घूमने के लिए कभी भी आ सकते हैं, लेकिन जो विंटर्स का समय है स्पेशली नवंबर से लेकर अप्रैल का, वो काफ़ी फेवरेबल माना जाता है आसाम घूमने के लिए। आसाम में सनसेट जल्दी होता है और सनराइज़ अर्ली होता है। यहाँ पर स्नोफॉल नहीं होती है, इस वजह से सर्दियाँ यहाँ पर नॉर्मल होती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि आसाम बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल सर्दी पड़ती है। तो चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि आसाम घूमने का हमारा ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थीं। ये टूर पैकेज हमने बुक किया था वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, जिसका ड्यूरेशन था 4 नाइट 5 डेज़ का। इस टूर पैकेज के दौरान हमें लग्जरी होटल्स में स्टे की फैसिलिटी मिली। हमारा ब्रेकफास्ट इसी टूर पैकेज में शामिल था और हमें एक प्राइवेट कैब की फैसिलिटी मिली थी, जिससे कि हमने सभी स्थानों को घूमा था। इस पैकेज के रेट्स के बारे में बात करूं तो ये पैकेज हमें पड़ा था 58,000 रुपीज़ का, क्योंकि इस पैकेज के दौरान हम 2 व्यक्ति थे और हमारा पर पर्सन कॉस्ट रहा 29,000 रुपीज़ का। लेकिन ये पैकेज आपके लिए काफ़ी सस्ता पड़ सकता है कि अगर आप इस सेम पैकेज के लिए अगर कम से कम 4 व्यक्ति आते हैं तो इस पैकेज का कॉस्ट आपको पड़ेगा 21,000 रुपये पर पर्सन का। और अगर आप इस सेम पैकेज के लिए अगर 6 लोग आते हैं कम से कम, तो आपका इस पैकेज का कॉस्ट पड़ेगा 19,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। कुल मिलाकर बात यह है कि जितने ज़्यादा लोग आ पाएंगे उतना सस्ता आपके लिए पैकेज रहेगा। अभी हम हैं वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के ऑफिस में, जो कि नोएडा दिल्ली में स्थित है। कंपनी की ऑथेंटिसिटी के लिए मैं आपको कंपनी का ऑफिस टूर कराना चाहूँगा। ये है कंपनी का ऑफिस वर्किंग एरिया, जहाँ पर कई सारे टीम मेंबर्स वर्क करते हैं। ये कंपनी काफ़ी ट्रस्टेड है, आप कंपनी पर भरोसा कर सकते हैं। अभी हमारे साथ हैं वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के ओनर्स मिस्टर रवि चौहान सर एंड पंकुल मैम, जिनके साथ भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। सर और मैम का नेचर काफ़ी अच्छा है। ये कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर्ली सुनते हैं और उनका पूरी तरह समाधान करते हैं, उन्हें पूरी तरह सेटिस्फाई करते हैं। अगर आप चाहें तो वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। पैकेज बुक करने के लिए या तो आप फिज़िकली ऑफिस विज़िट कर सकते हैं और यहाँ पर अपना पैकेज बुक कर सकते हैं, या फिर आप ऑन कॉल सर या मैम से या फिर टीम से बात कर सकते हैं और अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। टीम की और सर मैम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो ये है आसाम और आसाम घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।